बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 को और ये चैप्टर है मोशन। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको आपको यदि अच्छे से समझना है तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको समझने ही होंगे। जैसे कि आगे चैप्टर है फोर्स, ग्रेविटेशन, उसको समझने के लिए मोशन चैप्टर पे आपको बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। तो यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो यहां आपको बहुत सारे चीजों से रटने से बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पर चीजों को सीखना चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो फिर आप न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलो हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम देख सकते हो, यह है मोशन। तो यदि मैं यहां पर आपसे पूछूं कि यह जो डस्टर है क्या यह मोशन में है या रेस्ट में है, तो ये तो बहुत कॉमन सेंस का बात है। आप तुरंत बोलोगे कि ये क्या है, रेस्ट में है। अच्छा, रेस्ट में क्यों है? क्योंकि समय के साथ यानी कि टाइम के साथ ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अभी भी यहां है, थोड़ी देर बाद भी यहां है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये किस चीज में है, रेस्ट में है। अब आप देखो यहां पर, ये देखो क्या हो रहा है, ये समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मोशन में है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वह मोशन में है, और यदि नहीं चेंज करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वह किस चीज में है, रेस्ट में है। तो चलो इसको और आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो अभी तो आप एक जगह स्थिर बैठे हुए हो, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं तो रेस्ट में हूं। लेकिन यदि मैं बोलूं कि नहीं आप रेस्ट में नहीं हो, आप मोशन में हो, तो क्या आप इस बात को मानोगे? बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो यदि मैं बोलूं कि आप पृथ्वी पर हो तो आप भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, इसका मतलब आप भी क्या हो, मोशन में हो। तब तो आपको मानना पड़ेगा कि आप क्या हो, मोशन में हो। फिर आप बोलोगे नहीं मैं तो बैठा हुआ हूं, फिर मैं मोशन में कैसे हुआ? तो यहां पर अब एक नया चीज हम लोग को सीखना है, वह है फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि आप अपने स्थान को चेंज करते हो तो हम लोग बोलेंगे कि आप मोशन में हो, और यदि आप चेंज नहीं करते हो तो हम लोग बोलेंगे कि आप किस चीज में हो, रेस्ट में हो। इसको बहुत अच्छे से एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आप बस में बैठे हुए हो। आप किस में बैठे हुए हो, बस में बैठे हुए हो। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो, तो यदि आप बस में बैठे हुए हो तो आगे जो यात्री है उसको यदि हम लोग फिक्स्ड पॉइंट मान लें, आगे का जो सीट है उसको यदि हम लोग फिक्स्ड पॉइंट मान लें, तो उसकी तुलना में आप तो एकदम बैठे हुए हो, आप रेस्ट में हो, आप थोड़े ही आगे चल रहे हो, आप तो एकदम रेस्ट में हो। यानी कि यदि रेफरेंस पॉइंट यहां आदमी को मान लिया जाए, सीट को मान लिया जाए, तो आप किस चीज में हो, रेस्ट में हो। लेकिन यदि आप बाहर देखोगे किसी पेड़ को और उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो उसके तुलना में तब तो आप गति में हो। इसका मतलब हम लोग यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट भी देखते हैं। उसके तुलना में यदि आप अपने स्थान को चेंज कर रहे हो तो आपको क्या बोलेंगे हम लोग, गति में बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। और यदि आप अपना स्थान नहीं चेंज कर रहे हो, अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हो, तो आपको क्या बोलेंगे, रेस्ट में। जैसे यदि आप जहां अभी बैठे हो तो रेफरेंस पॉइंट यदि दीवार है तो आप रेस्ट में हो, लेकिन रेफरेंस पॉइंट यदि सन है तो आप अभी मोशन में हो। सन के तुलना में, सूर्य के तुलना में आप मोशन कर रहे हो, लेकिन आपका जो दीवार है सामने, उसकी तुलना में, उसके रेस्पेक्ट में आप किस चीज में हो, रेस्ट में हो।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है यह बताने के लिए कि आप रेफरेंस पॉइंट कोई स्थान हो गया, कोई पॉइंट हो गया, कोई जगह हो गया जिसके तुलना में यदि आप अपने जगह को बदल रहे हो, आप अपने पोजीशन को बदल रहे हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वह मोशन में है, और नहीं बदल रहे हो तो हम लोग बोलेंगे कि वह मोशन में नहीं है, वह रेस्ट में है। तो चलो यहां अब इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे रेस्ट का डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी को रेस्ट में बोला जाएगा इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। यदि वह अपना स्थान, अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में और समय के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वह बॉडी क्या है, रेस्ट में है। बताना ये रेस्ट में है कि मोशन में है। तो यदि हम लोग दीवार को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो ये रेस्ट में है, लेकिन यदि हम लोग सन को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो ये मोशन में है, क्योंकि हमारा पृथ्वी भी मोशन में है सन के रिस्पेक्ट में, तो ये भी क्या है, मोशन में है। तो आप क्या पॉइंट चुनते हो उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो मोशन। तो ठीक वही डेफिनेशन यहां भी लिख देना है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन। इस लाइन को आपको याद कर लेना है, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, ये अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू, आपको एक वर्ड याद कर लेना, विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में वह अपना पोजीशन चेंज करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वह मोशन में है। तो आप देख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। स्टेशनरी मतलब स्थिर हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी पर्सन के लिए लग रहा है कि वह स्थिर है, और किसी पर्सन के लिए लग रहा है कि वह क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जैसे मैं यहां बस में बैठा हूं और यहां एक पेड़ है, तो मैं जा रहा हूं सामने, मैं जा रहा हूं बस में, तो मुझे लग रहा है कि पेड़ पीछे की ओर चल रहा है। लेकिन यदि एक लड़का यहां पर खड़ा है और उस पेड़ को देख रहा है, तो उसे लग रहा है कि वो तो पेड़ खड़ा हुआ है। तो वह एक पेड़ है, किसी को लग रहा है कि वो चल रहा है और किसी को लग रहा है कि वो खड़ा है। ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक यहां पर एक चीज और मैंने आपको बताया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक साथ ही बोल सकते हैं कि वो मोशन में भी है और एक साथ ही बोल सकते हैं रेस्ट में भी है। तो ये कैसे होगा, मैंने बताया था कि मान लो कि बस से मैं जा रहा हूं, मुंबई से पुणे जा रहा हूं, तो यदि बस में आगे के सीट को रेफरेंस पॉइंट लिया जाए, आगे का सीट है, पीछे का सीट है, मैं यहां बैठा हूं, तो मैं बोलूंगा मैं तो रेस्ट में हूं, मैं थोड़े ना उछल कूद कर रहा हूं, मैं क्या हूं, रेस्ट में। तो यदि रेफरेंस पॉइंट यहां सीट को ले लिया जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, रेस्ट में। हम लोग अभी रेस्ट में है लेकिन हम लोग मोशन में भी हैं। कैसे, तो अभी यदि रेफरेंस पॉइंट ले लिया जाए मुंबई के बिल्डिंग को जहां से हम लोग चले हैं, तो उस बिल्डिंग के तुलना में, उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग मोशन में हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पोजीशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यही मैं आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग मोशन में भी मान सकते हैं और रेस्ट में भी मान सकते हैं। इसमें मेन चीज क्या होता है कि कोई रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं, उस रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट यदि वो अपना स्थान चेंज करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वह क्या है, मोशन में है। और यदि उस रेफरेंस पॉइंट के तुलना में वह अपना पोजीशन नहीं बदलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में है। तो वो रेफरेंस पॉइंट बहुत बहुत जरूरी होता है। बच्चों इस चैप्टर के टॉपिक्स बहुत ही आसान हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को आप खुद भी जानते हो, तो इनको यदि आम जीवन के चीजों से यदि हम लोग जोड़कर पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यदि हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताना हो, तो उसके लोकेशन को बताने के लिए यहां पर दो चीजों की आवश्यकता होगी, दो चीज का जरूरी होगा। जैसे कि मान लो आपका घर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यदि आप किसी को बोलोगे कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां पर जो हम लोगों ने बोला 2 किलोमीटर की दूरी और रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट हो गया, और उससे जो डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर, वह क्या हो गया, दूरी हो गया।
तो हम लोगों ने बताया मेरा घर रेलवे स्टेशन जो कि फिक्स पॉइंट है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस को लेते हैं अपने लोकेशन को बताने के लिए। पहला चीज तो क्या आपने बस बता दिया कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर घर है तो कोई व्यक्ति आपके घर पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में हर जगह से तो 2 ही किलोमीटर है, तो बेचारा किधर जाएगा? तो इसी के साथ आपको वहां पर बताना होगा साथ ही साथ कि रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में आइए। तो 2 किलोमीटर यदि नॉर्थ में चलेंगे, उससे नॉर्थ में 2 किलोमीटर चलेंगे तब मेरा घर उधर है। क्योंकि आप देख सकते हो यहां नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट है, वेस्ट है, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन है। तो वह बेचारा व्यक्ति किधर जाएगा? 2 किलोमीटर इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, उसको तो नहीं पता है। इसका मतलब आपको लोकेशन बताने के लिए कि आप कहां पर हो, आपको 2 चीज चाहिए। एक तो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस बताना होगा और दूसरा फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्शन भी बताना होगा कि इस डायरेक्शन में आप आइए तो आप मेरे घर पहुंच सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी ऑब्जेक्ट का अच्छे से लोकेशन बताने के लिए हम लोगों को 2 चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए? डिस्टेंस कोई रेफरेंस पॉइंट से, और दूसरा डायरेक्शन भी यहां बताना होगा। तो अब बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो फिजिक्स में आपको 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को बोलते हैं अदिश राशि और वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि। जैसे कि आप देख सकते हो लेंथ है, टाइम है, डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। और भी बहुत सारे हैं, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो आखिर ये क्या बला है? स्केलर किसे कहेंगे, वेक्टर किसे कहेंगे? चलो हम लोग देखते हैं। तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि यदि मैं किसी कपड़े दुकान में जाऊं और मैं बोलूं कि मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहां पर जो मैंने बोला 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। 4 मीटर जो हम लोगों ने यूज किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। यदि मुझे 2 घंटे तक पढ़ना है तो 2 आवर जो मैंने बोला इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक इसी प्रकार से यदि मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही जरूरी है, इसमें डायरेक्शन बताने का कोई जरूरी नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया? अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको बता देना है और वह फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हो गया, उसके आगे आपको डायरेक्शन लगाने का जरूरी नहीं है। जैसे अब देखना ध्यान से, मैं किसी दुकान में गया और मैंने पूछा कि मुझे 5 मीटर नॉर्थ कपड़ा दीजिए, तो मुझे बेवकूफ समझेगा या होशियार समझेगा? यदि किसी ने मुझे से पूछा कि आप कितने घंटे से पढ़ रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं मैं 5 घंटे साउथ से पढ़ रहा हूं, यह सही है क्या? इसका मतलब इसको डिस्क्राइब करने के लिए यदि हम लोग बोलेंगे 2 आवर साउथ, तो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ आपको 5 घंटे आपने बोल दिए, आपका काम चल जाएगा। यहां पर डायरेक्शन बताने का जरूरी नहीं है। यदि आपसे किसी ने पूछा कि आपने कितना ट्रैवल किया है, तो आप बोलेंगे कि मैंने 5 किलोमीटर नॉर्थ ट्रैवल किया है। नॉर्थ यहां लगाना जरूरी है क्या? नहीं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को जहां पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ यही चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। वहां आपको डायरेक्शन नहीं लगाना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है? ये सब है स्केलर क्वांटिटी। जबकि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीज चाहिए। पहला चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा चाहिए डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के ये कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे यदि फोर्स लगाया जाए, तो फोर्स मैं लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं, तो ये जो फोर्स लगाया गया उसका कुछ मैग्नीट्यूड हो गया। मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
लेकिन यह फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है यह भी आपको यहां बताना होगा। इसलिए जो फोर्स है वह क्या है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि बाकी इधर मैंने जो बताया वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और ये हम लोगों का मेन टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन कई प्रकार से होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एकदम सीधे जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कई ऑब्जेक्ट हैं जो कि गोल गोल घूमेंगे, यानी कि वो सर्कुलर मोशन करेंगे, जबकि कई ऑब्जेक्ट हैं वह पेंडुलम की इस प्रकार से टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। तो बहुत प्रकार का मोशन हो सकता है, लेकिन यहां पर हम लोग को क्या कंसीडर करना है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो कोई ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो वह O से शुरू कर रहा है और C तक जा रहा है, और यहां पर आप देख सकते हो ये दूरी है मान लो किलोमीटर में। तो बहुत आसान चीज है जो कि आप बचपन से जानते हो, डेली देख रहे हो, उसी को यहां सीखना है, बस सिंपल सा बात है। तो यदि यहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ O से C तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो क्या आप बता सकते हो देख के? अरे यार एकदम इजी है, बहुत इजी है। यहां से यहां तक गया तो 25 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय किया, कोई खास टेंशन नहीं है, बचपन से पढ़ते आए हो। अब बताया गया कि उसने O से B तक ट्रैवल किया तो कितने किलोमीटर दूरी तय किया, तो क्या आप बता सकते हो? 35 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। अब हम लोग बढ़ते हैं, तो यदि O से C तक गया, O से कहां गया, C तक, और C से वापस O तक आया, C से वापस O तक आया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या आप बता सकते हो? अरे बहुत इजी है, 25 इधर से गया, 25 वापस आ गया 25, तो कितना डिस्टेंस किया, 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। जैसे कि मान लो आप अपने घर से स्कूल जाते हो 2 किलोमीटर, वहां से वापस अपने घर आते हो 2 किलोमीटर, तो यदि पूछा जाए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो आप बोलोगे कि 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। इसमें किसी टीचर की क्या जरूरत है, मुझे तो खुद ही आता है। तो इस प्रकार से यहां जो टोटल पाथ लेंथ हो गया, टोटल पाथ का जो लेंथ है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो यहां हम लोग दो चीज समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। तो डिस्टेंस क्या हुआ, तुम्हें समझ में आ गया, क्या हुआ, जो टोटल पाथ का लेंथ है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। तो डिस्प्लेसमेंट तो और आसान है, बहुत ही आसान है। देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेस मतलब उसके प्लेस को, स्थान को बदल देना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो चलो इसे मैं सिखा दे रहा हूं, बहुत ही आसान है। मान लो कि कोई एक अलमीरा है, यहां पर ये अलमीरा है, और इसको कोई एक आदमी इस प्रकार से इसको टांग के ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, और उसने इस अलमीरा को यहां पर रख दिया। तो पहले था यहां, अभी क्या हो गया, यहां। अपना स्थान चेंज किया या नहीं किया, चेंज कर दिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब चलो वह आदमी क्या करता है, ये अलमीरा को उठाता है, यहां ले जाता है, यहां ले जाता है, यहां, फिर यहां, इस तरीके से घुमाता हुआ वापस इस अलमीरा को यहीं पे रख देता है। उसने सुबह अलमीरा को उठाया, पूरा दिन भर उसको घुमाता रहा, घुमाता रहा, घुमाता रहा, और लास्ट में वापस अलमीरा को वहीं रख दिया। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि जहां था तो वहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका नहीं हुआ। इसे ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब अपने जगह से वो कहां हटा है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा देखना फिर से, ये अलमीरा उसको इस यहां पे रख दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इस अलमीरा को यहां रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट में तुमको देखना है कि पहले कहां था और लास्ट में कहां है, बीच में कहां गया उससे लेना देना नहीं है। जैसे कि उसने अलमीरा को यहां से घुमाना शुरू किया, इधर उधर ले जाता गया, और वापस में वो यहां पर अलमीरा को ले आया। तो ये जो रास्ता से वो गया है, उस रास्ता से डिस्प्लेसमेंट को मतलब है क्या, नहीं मतलब है। मतलब ये है कि वह अपना पोजीशन चेंज किया या नहीं किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो यहां पर हो गया, पहले यहां था अभी यहां।
किस रास्ता से घूम के आया है उससे उसको मतलब नहीं है। अब देखना फिर से मैं बता रहा हूं, ये अलमीरा यहां से उठाया और फिर इसको घुमा रहा है, देखना कहां कहां घुमाता है, देखो घुमाते हुए कहां, वहीं पर वापस रख दिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां ही हुआ। अब वो इस रास्ता से लाया या उस रास्ता से लाया इसका मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा है कि पहला कहां था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट में दो चीज तुमको ध्यान देना है, पहला इनिशियली वह कहां था, शुरू में वह कहां था, और लास्ट में वह कहां है, यानी इनिशियल पोजीशन और लास्ट पोजीशन। तो जैसे मम्मी ने तुम्हें कहा कि चेयर को हटा दो, तो तुमने क्या किया, चेयर को 2 मीटर की दूरी पर नॉर्थ में हटा दो, मम्मी ने कहा। अब तुम चेयर को लेते हो और चेयर को लेके पूरा मोहल्ले घूम जाते हो, पूरा शहर घूम जाते हो और वापस चेयर को वहीं रख देते हो, तो मम्मी क्या करेगी, 2 झापड़ लगाएगी कि चेयर जहां था वहीं रह गया। फिर तुम बोलोगे नहीं मैंने तो उसको डिस्प्लेस किया, तो क्या तुमने डिस्प्लेस किया, नहीं किया, क्योंकि जो चेयर जहां था वहीं रख दिया। तो बोलोगे कि मैंने तो बहुत दूरी उसको घुमाया, तो दूरी से इसका लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया शुरू में कहां था और अंतिम में कहां था। तो इस प्रकार से तुम देख सकते हो यहां पर डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन कहां था, फाइनल पोजीशन कहां है, बस इस पे यह डिस्प्लेसमेंट निर्भर करता है। अब वापस इसको जब यहां पे रख देते हो, जहां से उठाया था वहीं रख दिया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन यदि हम लोग यहां डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। यदि कुछ ना कुछ पाथ में हम लोगों ने ट्रैवल किया है तो कुछ ना कुछ तो लेंथ जरूर होगा, यानी कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर बस इतना लिख देना है, डायरेक्शन दिखाने का जरूरी नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो यदि आपने घर पे फोन किया और पूछा कि अलमीरा को कहां रखा है और किसी ने बता दिया कि अलमीरा जहां था वहां से 2 मीटर की दूरी पर रखा है, तो क्या आपको पता चल गया क्या कि अलमीरा कहां पे रखा हुआ है, नहीं पता चला। लेकिन यदि किसी ने वहां से बताया कि अलमीरा जहां था वहां से नॉर्थ साइड में 2 मीटर की दूरी पे रखा है, तो आप पता चल गया। यानी कि इसको बताने के लिए आपको पहला क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन, 2 किलोमीटर भी बताना होगा और नॉर्थ और साउथ भी बताना पड़ेगा। यानी कि मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आपको सब चीज समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने मोशन को पढ़ लिया, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप अपने यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एक रूप में, यानी कि एक समान। तो यहां भी वही है, यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, एक समान, और मोशन क्या हो गया, गति। तो जब आप आराम से बाइक चला रहे होते हो, एक ही स्पीड में चला रहे होते हो, तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो मोशन है वह क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और जब आप कहीं भीड़ भाड़ क्राउडेड इलाका में बाइक को चला रहे हो, तब हम लोग क्या बोलते हैं, यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो चलो हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल टाइम आप देख सकते हो, मान लो कि यहां पर 5 सेकेंड है, फिर 5 सेकेंड है, फिर 5 सेकेंड है, फिर 5 सेकेंड है, यानी 5-5 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया गया। तो आप देखो, मान लो कि पहले 5 सेकेंड में 10 मीटर चलता है, दूसरे 5 सेकेंड में भी 10 मीटर चलता है, तीसरे 5 सेकेंड में भी 10 मीटर चलता है, और नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी 10 मीटर चलता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब बराबर समय में बराबर डिस्टेंस तय कर रहा है, तो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन क्या होगा जब बराबर समय में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो अलग अलग हो जाए। जैसे मान लो पहले
पहले उसने 10 मीटर दूरी तय किया तो दूसरे 5 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय किया, तीसरे 5 सेकेंड में मात्र 2 मीटर दूरी तय किया और नेक्स्ट तीसरे 5 सेकेंड में मान लो 15 मीटर दूरी तय किया। तो टाइम इंटरवल तो समान था लेकिन जो डिस्टेंस तय किया वो अलग अलग है। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्पीड के रूप में। तो स्पीड से तो आप वाकिफ ही हो सकता है कि आप या आपके भाई या पिता बाइक चलाते हैं तो आप देखते हो कि कोई बहुत स्पीड में बाइक चला रहा है, कोई बहुत स्लो बाइक चला रहा है। तो स्पीड क्या हो गया? स्पीड हो गया कि किस मोशन में आप जा रहे हैं, रेट ऑफ मोशन हो गया। उसे हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो स्पीड क्या हो गया? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो आप बहुत ध्यान से देखोगे, ऊपर में डिस्टेंस है और ये वाला हो गया पर यूनिट, ऐसे आप समझ सकते हो। और ये क्या हो गया? टाइम। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। तो आप देख सकते हो स्पीड बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर हम लोग इस तरीके का जो भी डेफिनेशन है उसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। देखो कैसे याद कर सकते हैं। यदि ये हम लोगों ने याद कर लिया है तो एक डेफिनेशन हम लोग बना भी सकते हैं। तो यहां पर बोलेंगे स्पीड इज इक्वल टू है, उसको हम लोग बोलेंगे कैन बी डिफाइंड एज, ये जो लिखा उसको एज इट इज पढ़ेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। इस लाइन को पढ़ेंगे पर यूनिट और इसको क्या पढ़ेंगे? टाइम। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन बना भी सकते हो। यदि आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है, आपको रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बस सोचना है थोड़ा सा और उसको डेफिनेशन के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो स्पीड कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। बस इतना सिंपल है। अब इसकी यूनिट को देखते हैं। तो ऐसा यूनिट इसका क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो यह भी निकालना जाना है। जैसे डिस्टेंस का मीटर और ये हो गया पर और ये क्या हो गया? सेकेंड। तो इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इसका क्या निकल गया? यूनिट निकल गया। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, मीटर यहां हो गया और एस यहां देख सकते हो ऊपर जाएगा तो एस -1, इस रूप में भी आप लिख सकते हो। अब यहां हम देखेंगे इसका दूसरा यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। तो आपको एग्जामिनेशन में मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आना चाहिए। साथ ही साथ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना आना चाहिए। तो इसे मैं तुरंत सिखा रहा हूं। उसके पहले आप देख लो यहां पर यह क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां डायरेक्शन का कोई जरूरी नहीं है। अब यहां पर बहुत ध्यान देने वाला बात यह है कि मोस्ट केसेस में ये जो मोशन होते हैं वह नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होते हैं। इस कारण से ये जो स्पीड है इसको हम लोग एवरेज स्पीड मानकर चलते हैं। तो आप देखोगे जो एवरेज स्पीड है वह भी वही हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो इसको आप याद कर लो। तो अभी मैंने क्या बताया, मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। और आपसे बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। तो आप जानते हो कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये आप जानते हो। दूसरा 1 आवर में कितना होता है? 60 इंटू 60 सेकेंड, ये भी आप जानते हो। तो इसका उपयोग करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे 72 इंटू 1000 मीटर अपॉन 1 इंटू 60 सेकेंड। मतलब जो भी दिया रहेगा उसको 1000 से गुना कर दो और अपॉन 60 इंटू 60 कर दो और इसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 इंटू 1000 मीटर अपॉन 1 इंटू 60 सेकेंड। और इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यदि इसका उल्टा आ गया कि मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है उसको किलोमीटर पर आवर में बदलो तो जस्ट उल्टा कर देंगे। जैसे मान लो आ गया आपका 60
मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको 60, मान लो ये 70 है, 70 इंटू ये जो नीचे 60 है इसको ऊपर कर देना है, तो 60 इंटू 60 कर देना है, अपॉन आपको क्या कर देना है 1000। बस आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में ये चेंज हो जाएगा। तो ये बस याद रखना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो अब एवरेज स्पीड से एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 32 मीटर, 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया 32 मीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 4 + 2 कितना हो गया 6 सेकेंड, और इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5.33 m/s। तो आप देख सकते हो यहां पर मीटर लिखा हुआ है, तो मैंने मीटर लिखा, ये जो बटा है इसको इस प्रकार से किया और इस सेकंड को इस तरीके से लिख दिया। तो यहां पर ये जो मात्रक आ रहा है, जो यूनिट आ रहा है, वह यहीं से आता है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने स्पीड पढ़ा, लेकिन अब स्पीड में हम लोग डायरेक्शन को ऐड कर देंगे। तो जब स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफिनिट डायरेक्शन। तो कोई एक ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसी को हम लोग वेलोसिटी मान लेंगे यदि वह डिफिनिट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि वह एक डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे मान सकते हो यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से वह मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो जो इसका स्पीड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वेलोसिटी कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी करेंगे, वेलोसिटी, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बना दिया, डिस्प्लेसमेंट बना दिया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी यानी कि दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला स्पीड पे निर्भर करता है और दूसरा डायरेक्शन पे निर्भर करता है। तो वेलोसिटी में चेंज कब होगा, हम लोग कब बोलेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसको एकदम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूं। हम लोग कब बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, हम लोग कब कहेंगे, इस बात पे बहुत फोकस करो। तो यहां पर हम लोग देखेंगे यदि स्पीड में चेंज हो रहा है, स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज, तो बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। या फिर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो भी बोल देंगे कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। या फिर दोनों में चेंज हो रहा है, स्पीड में और डायरेक्शन में, तो भी बोलेंगे कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो। मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए से चलना शुरू करता है और वो 2 मीटर पर सेकेंड से ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर आगे भी ये 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर आगे आप देखोगे 2 मीटर पर सेकेंड से वह नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, फिर नेक्स्ट भी 2 मीटर पर सेकेंड से वह इस तरफ इधर आ रहा है। तो क्या यहां पर स्पीड चेंज हो रहा है, नहीं, ये जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से ही ये चल रहा है। लेकिन यदि बात करें वेलोसिटी की, क्या यहां पर वेलोसिटी में अंतर है, तो यस, वेलोसिटी में यहां अंतर है। वेलोसिटी में अंतर, डिफरेंस क्यों है, वेलोसिटी में चेंज क्यों है, क्योंकि आप देखोगे कि यहां से यहां इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहां वेलोसिटी इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो स्पीड और वेलोसिटी में बस एक डिफरेंस है कि आपको यहां पर डायरेक्शन को भी देखना है। स्पीड में 2 मीटर पर सेकेंड से यदि ये 12 मीटर पर सेकेंड हो गया तो हम लोग बोलेंगे स्पीड में चेंज हो गया है।
लेकिन वेलोसिटी में सिर्फ यही नहीं देखना है, हम लोग को डायरेक्शन भी देखना है। अब यहां देखो, नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, मान लो कि यहां से यहां कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहां 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, यहां 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, यहां 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो डायरेक्शन तो एक ही है, डायरेक्शन तो एक ही है, लेकिन यहां से यहां इसका स्पीड चेंज हो रहा है, तो भी हम लोग बोलेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो आपने सीख लिया, या तो स्पीड चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और उसमें ये बात एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब आप आगे देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी के रूप में व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं। और जब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो हम लोग वेलोसिटी में सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी लेते हैं, उन दोनों का एवरेज कर देते हैं। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, अपॉन 2 करेंगे तो इसका एवरेज हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो यहां अब जो मेन टॉपिक आने वाला है वह है एक्सेलरेशन। बच्चों अब यहां पर मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर समझा देना चाहता हूं, जो स्पीड होता है उसे ही हम लोग वेलोसिटी कह रहे हैं। बस यहां शर्त यह है कि उस ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। यदि मान लो कोई ऑब्जेक्ट सीधे डायरेक्शन में इस तरीके से चल रहा है, बस सीधे वो चला जा रहा है, तो यहां पर उसका स्पीड मान लो कि शुरू में जो स्पीड उसने शुरू किया उसको u बोलते हैं और वह है 2 मीटर पर सेकेंड। और जब वो जा रहा था तो वो लास्ट में जो उसका स्पीड है वह v उसको कहते हैं और वो मान लो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो शुरू का स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, और जो लास्ट का स्पीड है वह क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान दो, वर्ड ध्यान दो, स्पीड मैंने बोला और वह एक ही डायरेक्शन में चल जा रहा है, तो यह जो स्पीड है उसे ही हम लोग वेलोसिटी भी कहेंगे। मतलब u को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और उसे भी 2 मीटर पर सेकेंड ही बोलेंगे। तो या तो आप स्पीड बोलो या तो वेलोसिटी बोलो, वह दोनों एक ही है। कब, जब वह एक डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हम लोग को यहां पर वर्ड स्पीड अब यूज नहीं करना है, अब वर्ड यूज करना है वेलोसिटी। तो यहां पर इसका शुरुआती वेलोसिटी क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि शुरू में इसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, 2 मीटर पर सेकेंड से शुरू किया था, और लास्ट कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ध्यान देना, मान लो कि ये 0 है, कितना है, 0, इससे 10 हुआ तो बढ़ा या घटा, बढ़ रहा है। लेकिन मान लो ये 10 था और ये 0 हो गया तो बढ़ा या घटा, घटा। जैसे कि मान लो कि कोई एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, अब देखना, स्पीड से सीधी लाइन में चल रहा है, तो यहां स्पीड को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो कोई कार 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है और उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0, यानी स्पीड 0। स्पीड 0 मतलब क्या हो गया, वह रुक गया। स्पीड 0 मतलब क्या हुआ, वह रुक गया। तो यहां पर आप देखोगे यानी कि इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे यहां पर बहुत अच्छा उदाहरण एक आपको याद रखना है, जैसे यहां आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर गिराया जा रहा है, अर्थ की ओर गिराया जा रहा है। तो जब ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो यहां पर जो वेलोसिटी है वह कम है, लेकिन नीचे जब अर्थ से टकरा रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा है। यहां वेलोसिटी क्या है, कम, और यहां वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। उल्टा करते हैं, इसको ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर फेंका तो जो नीचे से फेंका यहां वेलोसिटी था ज्यादा, और जो यहां आया वहां वेलोसिटी क्या है, कम। मतलब जैसे ही वेलोसिटी 0 हुआ वापस वो नीचे की ओर आने लगा। तो ये दो बातें भी आपको याद रखनी है। तो वेलोसिटी और स्पीड, अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन को। तो मैंने क्या बताया, जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको
यहां पर मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो क्या आप इसका डेफिनेशन बता सकते हो? मैंने आपको सिखाया है। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको डिफाइन करके दिखाओ। मैंने तुरंत सिखाया है, एक्सीलरेशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पर यूनिट। और फिर क्या नीचे लिख देंगे, टाइम। देखा तुमने कितने आसानी से डिफाइन कर लिया। तो एक्सीलरेशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसको कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे एक और डेफिनेशन हो सकता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। इसके डेफिनेशन को आपको याद नहीं करना है, बहुत अच्छा से मैंने सिखाया है कि कैसे इसको आप लिख सकते हो। तो चलो इसको देखते हैं एक्चुअली बुक में कैसे इसको डिफाइन किया गया है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। कितना आसानी है। तो मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं u, फाइनल वेलोसिटी को कहते हैं v। तो चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं v माइनस u। मतलब फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v माइनस u। और अपॉन t कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। तो a बराबर क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन t। तो अपॉन t हम लोगों ने कर दिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पर मान लो कि फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0m पर s है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10m पर s है। तो यदि आप यहां पर v माइनस यू करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 10m पर s अपॉन टाइम मान लो 1 सेकेंड है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 10m पर s स्क्वायर। यहां s और s क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो m पर s स्क्वायर हो जाएगा। और m पर s स्क्वायर ही इसका क्या है, SI यूनिट है। ये भी आपको याद रखना है। तो m पर s स्क्वायर को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देखोगे a यहां पर क्या हो गया, माइनस हो गया, निगेटिव हो गया। तो a कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और a कभी निगेटिव भी हो सकता है। मतलब एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे यदि मैंने ऊपर से ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया तो यहां स्पीड क्या है, कम, नीचे क्या हो गया, ज्यादा, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। यदि ये कम से ज्यादा हो रहा है तो यहां एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से नीचे अर्थ की ओर गिराया जाए तो यहां क्या है, कम है वेलोसिटी, और यहां क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है। तो इस प्रकार का जो एक्सीलरेशन होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एकदम याद करो, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको एकदम आपको याद रहना चाहिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। फिर से देखो, कम, यहां नीचे क्या है, ज्यादा। तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। When the velocity of a body increases with time, यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ ज्यादा, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल देख लो, बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ। यदि कोई बॉडी अर्थ की ओर गिर रहा है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। दूसरा, निगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब यहां नीचे से यदि ऊपर फेंका तो नीचे से ऊपर फेंका, नीचे वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा, और ऊपर क्या हो गया, कम, यहां कम, नीचे ज्यादा, ऊपर कम। तो जब वेलोसिटी ज्यादा हो उससे कम हो जाए, ज्यादा से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वेलोसिटी बढ़ा या घटा, वेलोसिटी घटेगा, तब यहां पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसी को बोलते हैं डिसेलरेशन। आप देख सकते हो यहां लिखा हुआ है, और ये माइनस में आ जाएगा। जैसे कि कोई कार है,
100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है और जाने के बाद ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गया, तो यहां जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। या फिर एक और उदाहरण लेते हैं, कोई कार है, शुरू किया उसने धीरे 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 बहुत भयंकर स्पीड पकड़ लिया, तो शुरुआत में स्पीड क्या है, या बोले वर्ड वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है, और वेलोसिटी लास्ट का क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इसको एकदम याद कर लेना, क्योंकि यही सब आगे आपको काम आएगा। नेक्स्ट चैप्टर्स में यही सब बातें आपको याद होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को पढ़ना होगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा, फिर जो बातें बताई गई है उनको लिखना होगा, और फिर आपको देखना होगा कि वहां पर कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहां देख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। उसके बाद बोलता है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो यहां पर एक्सिलरेशन बोथ केसेस में निकालना है। तो क्वेश्चन को जब ध्यान से देखोगे तो यह बोल रहा है कि राहुल बाइसाइकिल को चलाना शुरू करता है, तो वह जब स्टेशनरी स्थिति से, यानी कि स्टेशनरी पोजीशन से, मतलब साइकिल रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, तो यहां पर क्या होगा, 0। इन क्वेश्चन में आपको यही पता करना रहता है u और v में से कुछ ना कुछ मिसिंग हो सकता है, कभी कभी u मिसिंग होगा, कभी कभी v मिसिंग होगा। तो जब यहां बोलता है इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट 0 से शुरू करता है, मतलब या तो स्टेशनरी होता है या फिर वो स्टॉप करके शुरू करता है, तो स्टॉप करके जब शुरू करता है तो वहां पर u बराबर क्या लेंगे, 0। और यदि कभी कभी लिखा रहेगा कि जो बाइसाइकिल है या कोई भी व्हीकल है वो स्टॉप हो जाता है, तो वहां पर v बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो u बराबर यहां पर क्या हो गया, 0। यदि हम लोग पहला कंडीशन की बात करें तो, और v बराबर क्या हो गया यहां 6 m/s, और टाइम क्या हो गया 30 सेकेंड। जरा ध्यान से देखो, राहुल साइकिल चलाना शुरू करता है तो शुरू में 0 मीटर प्रति सेकेंड का उसका क्या है, स्पीड है, या स्पीड की जगह यहां पर क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी। और कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, उसका वेलोसिटी हो जाता है v = 6 m/s, और ये u बराबर क्या था, 0। तो यहां वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, यहां वेलोसिटी बढ़ रहा है, और टाइम कितना लग गया, 30 सेकेंड। तो बोलता है कि a निकालिए, a मतलब एक्सिलरेशन। तो a बराबर हम लोग जानते हैं v - u/t। तो यहां v कितना है, 6 m/s, u कितना है, 0 m/s, और t कितना है, यहां पर t आप देख सकते हो दिया गया है 30 सेकेंड। तो आप देखोगे यहां पर 6/30 आ जाएगा m/s², और ये आएगा आपका 0.2 m/s²। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यदि हम लोग दूसरे भाग में देखें तो राहुल क्या करता है, 0 से शुरू करके 6 m/s तक वो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वह ब्रेक लगाता है। तो अब तुम बताओ कि यदि वो ब्रेक लगाएगा तो ये जो स्पीड है उसका वह कम होगा या बढ़ेगा, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कम होगा या बढ़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। देन ही अप्लाइज ब्रेक, वो ब्रेक लगाता है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होकर कितना हो जाता है, 4 m/s हो जाता है। कितना सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो यदि हम लोग यहां का बात करें तो शुरू में स्पीड क्या है, ज्यादा है, वर्ड यूज करेंगे वेलोसिटी। शुरू में वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, बाद में क्या हो गया, कम हो गया। कितना सेकेंड लगा, 5 सेकेंड लगा। तो एक्सेलरेशन हुआ, डिसेलरेशन हुआ, ये डिसेलरेशन हुआ। तो यहां पर यदि हम लोग a निकालेंगे तो v - u/t। v यहां पर कितना हो गया, 4 m/s, और u कितना हो गया, 6 m/s, और ये कितना हो गया, कितना सेकेंड दिया हुआ है, ये 5 सेकेंड दिया हुआ है, 5 सेकेंड। तो ये आप निकालोगे तो ये -2/5 सेकेंड हो जाएगा, और 0.4 m/s², ये m/s² है।
इस प्रकार से यहां पर माइनस साइन के साथ ही आ गया। तो इसका मतलब माइनस साइन क्या बता रहा है कि यहां जो वेलोसिटी वो घट रहा है, यहां प्लस साइन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो 0 से 6 वेलोसिटी बढ़ा, फिर 6 से 4 वेलोसिटी घटा। तो बहुत चीजें आपको समझना होता है यहां, यदि आप समझ जाओगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। बच्चों चलो अब हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग को पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो आपने मैथ्स में भी ग्राफ को पढ़ रखा है, आप जानते हैं कि यदि किसी डेटा का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को निकालने में। तो ठीक इसी ग्राफ का हम लोग को यहां पर उपयोग करना है और यहां इस ग्राफ का उपयोग करके हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को निकाल लेंगे। तो आप देखोगे यहां जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है वह क्या है, लाइन ग्राफ्स का हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा हम लोग को देखना है कि इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी होंगे तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पे क्या होता है, निर्भर होता है। तो जैसे कि ग्राफ बनाया जाता है, आप देख रहे हो एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। तो ग्राफ में आपको जैसे आपने मैथ्स में बनाया है ठीक इसी प्रकार से आपको लाइन ग्राफ यहां भी बनाना है। तो चलो हम लोग सबसे पहला सीखते हैं और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी डिस्टेंस और टाइम दो फिजिकल क्वांटिटी हो गए, इसको लेके एक ग्राफ को खींचना। तो इसके पहले मैं पीछे की कुछ बातों को आपसे पूछता हूं। तो आप बताओ यदि कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आप देख सकते हो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है और नेक्स्ट 10 सेकेंड में भी 1 किलोमीटर दूरी करता है और नेक्स्ट 10 सेकेंड में भी 1 ही किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ये क्या हो गया, यह हो गया यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि उसका स्पीड क्या हो गया, एक ही हो गया, ना बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यदि हम लोग इसका ग्राफ खींचना चाहें तो आप देख सकते हो यहां पर इसको और इसको मिलाते हुए यहां से यहां क्या हो गया, 10 मिनट हो गया। 10 मिनट में कितना दूरी ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर। तो यहां आप देख सकते हो डिस्टेंस को किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया गया है और टाइम को मिनट में रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसको मिलाते हुए आप देखोगे तो यहां इस तरीके से जैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं वैसे ही ग्राफ खींचेंगे। तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 20 मिनट में 2 किलोमीटर, 30 मिनट में 3 किलोमीटर, 40 मिनट में 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक सूटेबल हम लोग को स्केल लेना होता है। जैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं ठीक वैसे ही खींचना है। मैथ्स में जैसे खींचते हैं एक सूटेबल स्केल लेके, यहां भी एक सूटेबल स्केल लेके इस ग्राफ को खींच सकते हैं। तो आप देखोगे ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ। क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। और जब यूनिफॉर्म मोशन को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो क्या आता है। तो आप देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से आएगा आपका। यदि यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया कि वह एक समान स्पीड से चल रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। तो उसमें जो ग्राफ बन रहा है वो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो मान लो कि आपको एक ग्राफ दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि यह जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या बता रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। अब आप देखोगे ये यूनिफॉर्म मोशन इस टाइप से हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से बी में स्पीड क्या है, मतलब ए से बी तक जब वो जा रहा था तो उसका स्पीड क्या है, इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे यहां पर यदि हम लोग इसको OX ये पैरेलल इस तरीके से यहां खींच दें और यहां पर इस तरीके से खींच दे पैरेलल और इसके पैरेलल इधर से खींच दे, इस टाइप से हम लोग खींच दे, तो आप देखोगे यहां पर यह जो दूरी है यह क्या हो गया, S2 हो गया। यहां से यहां दूरी क्या हो गया, S2 और यहां से यहां दूरी क्या हो गया, S1। तो यदि हम लोग यहां से यहां डिस्टेंस निकालना चाहें, यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। जबकि आप देखोगे यहां से यहां टाइम क्या हो गया, T2 और यहां से यहां क्या हो गया, टाइम T1। तो यदि हम लोग यहां से यहां का टाइम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1।
तो ए से बी तक वो जा रहा था, ए से बी तक जा रहा था, तो उस टाइम कितना दूरी तय किया और कितना टाइम लगा, कितना दूरी तय किया कितना टाइम लगा, उसको यदि डिवाइड करोगे तो आपको वहां पर स्पीड पता चल जाएगा या नहीं पता चल जाएगा। तो यही हो गया इसका स्पीड, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहां पर आपको इसका स्पीड पता चल सकता है। तो इस तरीके से यह जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। चलो अब हम लोग एक और ग्राफ को देखते हैं। तो यहां ग्राफ को देख सकते हो, इस डेटा को देख सकते हो। तो वह 0 सेकेंड में 0 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर 10 सेकेंड में 1 किलोमीटर, 20 सेकेंड में 2 किलोमीटर, लेकिन 30 सेकेंड में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या हो गया, बराबर समय में बराबर टाइम में वह बराबर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। और जब इसको हम लोग ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखोगे कि इस तरीके से यहां पर पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे और एक इस तरीके से यहां पर इसको मिलाते हुए लाइन जब खींचा जाएगा तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर लाइन होगा, मतलब एक लीनियर लाइन नहीं होगा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, मतलब यहां पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। आप देख सकते हो कि यह इस टाइप का जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या दिखाएगा, एक यूनिफॉर्म मोशन को दिखाएगा, लेकिन इस तरीके से नॉन लीनियर लाइन क्या दिखाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाएगा। तो इसको आपको क्या कर लेना है, एकदम अच्छे से समझ लेना है। तो अभी हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक तरफ हम लोग टाइम को लेते हैं, दूसरी तरफ डिस्टेंस को लेते हैं और उसके बाद ग्राफ को बनाते हैं। अब हम लोग उसी प्रकार से यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे। यहां पर वेलोसिटी और टाइम को लेकर ग्राफ को बनाया जाएगा। तो यहां पर आप एक ग्राफ को देख सकते हो। तो चलो एक ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से या वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में वो चल रहा है और 0 सेकेंड में, यानी कि शुरुआत जब किया उसने तो उसका वेलोसिटी क्या था, 40 किलोमीटर पर आवर। अब 1 सेकेंड के बाद भी उसका वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि एक आवर के बाद भी उसका वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है। 2 घंटे के बाद भी उसका वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इधर से 2 और इधर से 40 तो मिलाएंगे तो ये पॉइंट बन गया। 3 घंटे बाद भी उसका वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। 4 घंटे बाद भी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या आप बता सकते हो कि उसका जो वेलोसिटी है वह यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? बिल्कुल वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि बराबर समय में उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, उसी प्रकार से हो रहा है, ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना वेलोसिटी घट रहा है। तो इस तरीके से आप यहां पर यदि इसको मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये जो स्ट्रेट लाइन है वह इसके क्या है, पैरेलल है, या फिर बोलो कि इसका जो ऊंचाई है वह बराबर है, ना ऊंचाई बढ़ रहा है ना ऊंचाई घट रहा है। तो यहां आप देख सकते हो, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर ही है। द हाइट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज। तो ये जो हाइट ऑफ टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो चेंज नहीं होगा। तो यदि आपको बोला जाए कि हाइट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है तो जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, या फिर बोलेंगे जो वेलोसिटी है वह क्या है, यूनिफॉर्म है। तो आप देख सकते हो यहां वेलोसिटी क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे देखो कि मान लो कि यहां 1 आवर से 2 आवर तक यहां इस तरीके से हम लोग कर दें, यह है ए और ये क्या है, बी। तो ए से बी तक जाने में उसको कितना समय, उसने कितना दूरी तय किया, ए से बी तक जाने में उसने कितना दूरी तय किया। तो मतलब दूरी यहां पर वर्ड ना यूज करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने वेलोसिटी लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टाइम हो गया इंटू वेलोसिटी हो गया। तो यहां वेलोसिटी तो आपको पता है कि यहां भी वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, यहां भी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 40 किलोमीटर पर आवर हम लोग लिख सकते हैं। और ए से बी तक का टाइम हम लोग देखेंगे, इस तरीके से देख सकते हो, ए से बी तक का टाइम है तो ये हो गया आपका T2 और ये क्या हो गया, T1। तो T2 माइनस T1,
तो यहां से यहां तक का दूरी में से यहां से यहां तक का हम लोग घटा देंगे तो यहां से यहां तक पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा, एकदम पता चल जाएगा। बड़े में से इस छोटे को घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो यही क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां क्या हो गया, ये हो गया CD, और यहां से यहां क्या हो गया, ये CD हो गया, और यहां से यहां BD हो गया। BD या AB कुछ भी हम लोग इसको मान सकते हैं। तो ये देखोगे ये एरिया हो गया इसका, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस पार्ट। तो ये इस पार्ट का क्या हो गया, एरिया हो गया। मतलब कि यहां यदि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वह इसके एरिया के बराबर होगा। तो आपको यहां कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालने को देगा तो इसका एरिया निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया इनक्लोज्ड। ये जो एरिया इनक्लोज हुआ है वही इसके डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। चलो अब एक और कंडीशन को लेते हैं। अब देखते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। मतलब कि यहां पर देख सकते हो, इसको मैंने बनाया है कि 5 सेकेंड में वेलोसिटी क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड था। लेकिन नेक्स्ट 5 सेकेंड में इसका क्या हो गया, 10 और बढ़ गया, यानी कि 20 हो गया। नेक्स्ट 5 मतलब 5 और बढ़ा तो 15 सेकेंड में कितना हो गया, 30। फिर 20 सेकेंड में कितना हो गया, 40। फिर 25 सेकेंड में कितना हो गया, 50। तो इस प्रकार से यहां वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शुरुआत में वेलोसिटी क्या था, कम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसका वेलोसिटी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर जितना टाइम बढ़ा उतना ही वेलोसिटी बढ़ रहा है। ध्यान से देखना, 5-5 सेकेंड का गैप हो रहा है और यहां 10-10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। तो जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। मतलब यहां पर एक्सेलरेट कर रहा है ये यूनिफॉर्मली। यही हो रहा है यहां पर कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी चेंज कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहां पर चेंज कर रहा है। अब यहां पर इस तरीके से अब ऊपर से नीचे यदि देखेंगे तो मान लो कि शुरुआत में इसका 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी था, फिर 1 सेकंड बाद कितना हो गया, 30, फिर 2 सेकंड बाद कितना हो गया, 20, फिर 3 सेकंड बाद कितना हो गया, 10। तो आप देखोगे ये यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब यहां डिसेलरेशन हो रहा है। आप देख सकते हो ये क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये यूनिफॉर्मली क्या होते जा रहा है, घट रहा है। ये यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि ये भी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। जैसे तीसरे सेकंड में मान लो कि ये क्या हो गया, 30, इस तरीके से। चौथे सेकंड में क्या हो गया, 40, पांचवें सेकंड में क्या हो गया, 10। इस तरीके से आप देखोगे तो ये कभी बढ़ रहा है कभी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। मतलब कभी बढ़ रहा है तो कभी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अब आप देखोगे कि ये जो ग्राफ है वह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन को दिखा रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहां पर हो रहा है। तो यहां पर यदि हम लोग देखें कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि यहां ए से यहां पर है बी, तो ए से बी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ए से बी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके लिए आप इस तरीके से यहां पैरेलल खींच सकते हो, इसके पैरेलल यहां और इसके पैरेलल यहां पर आप खींच सकते हो, इसे ऐसे। और फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ए बी सी डी ई, हम लोग क्या करेंगे, यहां इसका एरिया निकाल देंगे। ये पूरे का क्या निकाल देंगे, एरिया। तो यदि आप पूरे का एरिया निकाल देते हो तो वही एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये जो पूरा एरिया मैंने यहां पर सिखाया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो यहां पर ये जो एरिया आ रहा है आपका, वही इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको दो भागों में बना सकते हो। पहला भाग में एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, प्लस आप देख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई। तो जैसा आप नाम लिखोगे वैसा आपको एरिया यहां निकालना होगा। तो एरिया जैसे ही आप निकालोगे आपका यहां पर क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये निकल जाएगा।
अब बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सीखना चाहो तो बहुत ही आसान है। ये आप देखो कि यहां से यहां क्या है, T2 है, और यहां से यहां क्या है, T1 है। तो यदि यहां से यहां हम लोग निकालना चाहें तो T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1। बहुत ध्यान से देखना, ये पूरे में से इतना को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। इस तरीके से यदि आप यहां से यहां तक निकालना चाहते हो तो यहां से यहां तक, मान लो कि ये u वेलोसिटी है और ये क्या है, v वेलोसिटी है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, v हो गया, ये क्या हो गया, u हो गया। यदि मान लो यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता, u होता। इस तरीके से ग्राफ को देखकर आप सारे चीज इंफॉर्मेशन को वहां से निकाल सकते हो। यहां पर एक चीज जो कि आपको मुख्य रूप से सीखना था वह यह है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर आपको मिलेगा। तो ये कभी पूछा जाए तो आप आसानी से इसे लिख सकते हो। तो चलो अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको एकदम याद कर लेना है, रट लेना है। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि शुरू में भी हम लोगों ने सीखा था। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि आगे जो भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे इसी पर वो आधारित होगा। तो यहां आप खुद ही जानते हो u बराबर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v बराबर क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, a है एक्सीलरेशन, और s क्या है यहां पर, डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से यहां प्रूव करेंगे। तो अभी मैंने तुरंत वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आपको डिस्क्राइब किया है, तो आप देख सकते हो यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक तरफ क्या लिया गया है, टाइम, और दूसरी तरफ क्या लिया गया है, वेलोसिटी। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि u वेलोसिटी से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u से वो चलना शुरू करता है। तो अब u से चलना शुरू करता है तो ये जो वेलोसिटी है, मान लो ये 0 है, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस टाइप से है। तो u वेलोसिटी कुछ तो कुछ होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। यदि u 0 होता तो यहां से इस तरीके से लाइन जाता, लेकिन u क्या है, u बोलता है कुछ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, तो हम लोगों ने यहां से u को लिया है। तो आप देख सकते हो ये हो गया u। अब आगे वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो वो v वेलोसिटी तक पहुंच रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या था, और जब वो आगे बढ़ता गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v। तो मान लो ये 5 है तो ये कितना होगा, 20 होगा। तो इसके लिए पॉइंट यहां बना, तो जैसे ये पॉइंट बना तो इन दोनों को मिलाएंगे। मैंने सिखाया अभी तुरंत आपको कि यहां और यहां पॉइंट मिला मिला के इस तरीके से लिखते हैं, तो ये पॉइंट बनता था, याद है आपको। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिलाकर एक यहां पर स्ट्रेट लाइन खींचा गया, और ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बता रहा है। तो आप देख सकते हो यहां पर यहां से यहां क्या हो गया, u हो गया, और यहां से यहां क्या हो गया, v हो गया। अब इसको हम लोग इसके पैरेलल यहां पर इस तरीके से एक लाइन को मिलाएं और इसके पैरेलल एक लाइन को मिलाएं, तो आप देखोगे जो AD है और OC है, ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। और यदि ये रेक्टेंगल बन गया तो ये भी क्या हो गया, T हो गया। जबकि B और C, BC भी क्या हो गया, V के बराबर हो गया। तो BC बराबर क्या हो गया, V के बराबर। यहां से यहां कितना हो गया, V के बराबर। यहां लिख के मैं दिखा दे रहा हूं, पूरा क्या हो गया, V हो गया, और यहां से यहां क्या हो गया, U हो गया। तो यदि हम लोग को B और D निकालना है तो BD क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ। BD बराबर क्या हो गया, BC माइनस CD। BC माइनस CD बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस U। तो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूं, OC क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। OC क्या होगा, T। इस तरीके से AD क्या होगा, वह भी T हो जाएगा। यदि AO की बात करें तो U हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से CD की बात करें तो वह भी U हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ से V और O को ले तो ये V हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ V है, तो B और C को ले तो ये V हो जाएगा। D और CD को ले तो ये U हो जाएगा। और यदि आपको पूछा जाए कि B और D क्या है, तो ये पूरे में से यदि यहाँ हम लोग इसको माइनस कर दे तो BD भी निकल जाएगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन चीज़ क्या है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो
द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u एंड आफ्टर टाइम t इट इंक्रीजेस टू v, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, वह क्या हो गया, v हो गया। अब यहां ध्यान दोगे तो द वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, तो ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वह यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। तो आप ग्राफ देख के कैसे बता सकते हो कि यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ यदि स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन रहा है तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। तो जब आप देखोगे कि यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप देखोगे तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग निकालते हैं ए बी के स्लोप से। ए बी का जो स्लोप होगा वही इसके एक्सेलरेशन के मान को देगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन गिवन बाय स्लोप ए बी, जो ए बी का स्लोप है, बस इतना छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है पहले वाले को प्रूव करने के लिए। क्या चीज यहां पर लिखना है कि जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन के मान को देगा। ए बी का जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन के मान को देता है। तो ए बी का जो स्लोप है वह होता है बी डी अपॉन ए डी के बराबर। ये देखो, ये बी डी अपॉन ए डी के बराबर। तो बी डी के जगह आप क्या लिख सकते हो, अभी मैंने बता दिया, बी डी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस सी डी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एडी। एडी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओसी लिख सकते हैं ना। मैं तो बताया आपको कि यहां पर बीडी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी माइनस सी डी, अभी तुरंत सिखाया था। और एडी बराबर क्या हो जाएगा, ओसी। तो इस तरीके से आप देखोगे बीसी क्या हो गया, वी माइनस ये सी डी क्या हो गया, यू, और ये क्या हो गया, टी। तो ए बराबर क्या हो गया, v माइनस यू बटा t, इस तरीके से। और जब इसको सॉल्व कर दोगे तो ए टी प्लस यू बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टी। तो ये पहला वाला हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब दूसरा और तीसरा को प्रूफ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहां पर हम लोगों को डिस्टेंस लेना, आप देख सकते हो एस है और ये क्या है, एस है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है, या बोलें कि जो यहां पर इसका जो एरिया है वही उसका डिस्टेंस ट्रेवल है या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इस एरिया को दो तरीके से हम लोग लेंगे और फिर दोनों ये जो इक्वेशन है वह भी आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो चलो हम लोग ग्राफिकल मेथड से यहां पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रूव करते हैं और दूसरा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को प्रूव करते हैं। तो बहुत 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 ही आसान है, बस आपको याद रखना है कि दोनों टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वह क्या है, पूरा एरिया है। तो एरिया को दो तरीके से निकाला जा सकता है। यदि आपको मैथ का नॉलेज है तो आपको पता है यहां पर ये एक ट्रायंगल है और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो एक बार जब हम लोग एरिया निकालेंगे और एरिया क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, तो एरिया जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया ये पूरा एरिया हो गया। ये आप पहले समझो, ये पूरा क्या हो गया, एरिया, जो मैंने अभी आपको तुरंत समझाया है। तो क्या आप बता सकते हो ये पूरा एरिया को पहली बार हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये दो भागों में निकाल सकते हैं। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOCD, यदि ये दोनों के एरिया को जोड़ दिया जाए तो ये पूरे का एरिया निकल सकता है। एक तरीका ये है, और इसके द्वारा हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को बनाते हैं। लेकिन जो दूसरा है, दूसरा के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग क्या लेंगे, OABC ट्रेपेजियम के एरिया को यहां पर लेंगे। तो ट्रेपेजियम का एरिया आप जानते हो क्या होता है बताओ, हाफ इंटू पैरेलल साइड का हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, AO प्लस क्या हो गया, BC इंटू क्या हो गया, हाइट। तो AD हम लोग लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं, ये हो गया S। तो इस प्रकार से यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोगों का कौन सा प्रूफ हो जाएगा, लास्ट वाला। और यदि हम लोग इसको लगाएंगे तो हम लोग का सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बताया, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हाफ बेस क्या हो गया, AD हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, BD हो गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया AO इंटू OC। तो ये लेंथ इंटू हाइट ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है।
तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो मान है इसका हम लोग इसको रख देंगे। जैसे AD क्या है बताओ, A और D क्या है, या OC ये दोनों बराबर था, तो AD बराबर OC, तो हम लोग इसको T सीधे लिख देते हैं। BD क्या है बताओ, B और D कहां पे है, B और D, तो BD तुम्हें पता है कि V माइनस U होगा, तो V माइनस U अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है कि BD बराबर क्या है बताओ, BD बराबर BC माइनस CD, और ये क्या है V माइनस U, तो इस तरीके से यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। प्लस AO क्या है बताओ, AO है U, और OC क्या है बताओ, ये है T, तो UT हो गया। अब यहां पर अब देखोगे कि V माइनस यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, ये होता है, ये आपको पता है। तो यदि V माइनस यू है तो इसको AT भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर V माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, AT, तो हाफ की जगह लिख दिया हाफ, T की जगह T, और V माइनस यू की जगह AT प्लस UT। अब इस सब को मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T इंटू टी, टी स्क्वायर हो गया, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा UT पहले लिख दो प्लस हाफ AT स्क्वायर, हो गया प्रूफ। बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, बस तुम्हें ये आना चाहिए। तो चलो मोशन ऑफ इक्वेशन के लास्ट इक्वेशन को हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहां पर ही हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे, इसका मतलब एस को निकालेंगे। और यहां पर अब हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैंने बताया इसके एरिया को दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला जो तरीका है उससे हमारा ये प्रूफ होगा, और जो दूसरा तरीका है उससे हमारा ये प्रूफ होगा। तो इसका एरिया मैंने अभी तुरंत बताया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यदि तुम्हें याद नहीं है तो उसे याद कर लो। तो यहां पर ये क्या हो गया, हाफ OA प्लस BC, मतलब पैरेलल साइड का ऐड करते हैं और गुना करते हैं हाइट से। तो आप देख सकते हो फिर S इज इक्वल टू हाफ की जगह क्या लिख दिया, हाफ। OA क्या आप बता सकते हो क्या है, OA है U, और BC क्या बता सकते हो, BC ऊपर से नीचे तक क्या है V, और इंटू OC क्या है T। तो ये आपने लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो कहीं से भी ये उस टाइप का तो आ नहीं रहा है। यहां पर आप देखोगे T एक एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते कितना आसानी से। यहाँ T दिया हुआ है, लेकिन आप अपने इक्वेशन में देखोगे कहीं भी T दिया ही नहीं है। तो आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि T का मान यहाँ बदल दिया जाए, T को हटा के दूसरा कुछ रख दिया जाए, तो फिर ये आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T होता है। यदि T को इधर लिख दिए तो V माइनस यू अपॉन A हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ T को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपके इक्वेशन में तो T है ही नहीं। बस इतना छोटा सा दिमाग लगाओगे ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो T की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू अपॉन A हो गया। तो A है और ये 2 है, ये नीचे है तो ये ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 2AS, और V और U A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये आपका एक ही लाइन में बन जाएगा। तो इस तरीके से V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AS। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने यहां पर ग्राफिकल मेथड से इन तीनों इक्वेशन को प्रूव कर लिया। बच्चों अब हम लोग अपनी लास्ट टॉपिक की ओर आ गए हैं, और लास्ट टॉपिक आप देख सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी तक बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए। अब बारी आ गई है कि मैं आपसे कुछ पूछूंगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि लगातार वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो यदि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहां एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल यहां क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यदि मैं बताऊं आपको कि समान समय में समान वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन कैसा है, वेरी गुड, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यदि मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि वेलोसिटी चेंज होने के लिए दो कंडीशन बताओ कि कैसे वेलोसिटी को चेंज हम लोग मानते हैं, क्या कोई बता सकता है? अभी मैंने बहुत बार आपको ये पढ़ा दिया। तो वेलोसिटी चेंज हम लोग कब कहेंगे, जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, यानी कि 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर से 65 किलोमीटर पर आवर, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों में से कोई चेंज हो जाए तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हुआ है, या दोनों चेंज हो जाए तो भी हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो मान लो कि
यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वह यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इस तरीके से ये इस ट्रैक पर चल रहा है। तो क्या यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप देखोगे यहाँ मैग्नीट्यूड तो बराबर है, सब तरफ मैग्नीट्यूड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले ये इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। तो यह डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसका वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक और उदाहरण देख सकते हो आप, यहां भी मान लो सब तरफ यहां पर ये जो मोशन है उसका स्पीड क्या है, एक ही है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या यहां वेलोसिटी तुम्हें चेंज होता नजर आ रहा है? बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब यहां थोड़ा देखते हैं, यहां भी आप देख रहे हो कि वही उसका जो स्पीड है वही है, लेकिन लगातार यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस कारण से यहां भी हम लोग बोलेंगे, यहां क्या बोलेंगे कि यहां भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि ये जो मोशन है वह एक्स, तो यहां यह मोशन भी क्या हुआ, यह भी एक एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। क्यों? क्योंकि ये 5m पर इससे तो चल रहा है, लेकिन बार बार आप देख रहे हो कि यहां पर इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहां वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो हम लोग बोल रहे हैं कि यह जो मोशन है वह एक्सेलरेटेड मोशन है। अब ध्यान दो, अब यहां पर ये जो बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब यदि मान लो आप एक पत्थर को एक धागे से बांध कर इस प्रकार से घुमाते हो, तो आप देखो कि हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसका स्पीड एक ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। इसका प्रमाण क्या है कि जैसे ही पत्थर वहां से छूटेगा वो सीधे डायरेक्शन में भागेगा, कहीं से भी पत्थर छूटेगा वो सीधा अपना डायरेक्शन लेगा। इसका मतलब यदि हम लोग एक सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनो, उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, उसका स्पीड वही है, फिर भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। उसका स्पीड यानी मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के मोशन को, इस प्रकार के सर्कुलर मोशन को क्या हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब यहां वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यहां डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। इस कारण से इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन कह सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन आपको आए एग्जामिनेशन में कि ये सर्कुलर मोशन है, इसको हम लोग एक्सीलरेटेड क्यों कहते हैं, तब आपको यहां पर बताना होगा कि यहां जो मोशन हो रहा है उसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है उसका, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, जिस कारण से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब वो कैसा मोशन हो गया, एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। बहुत आसान था। इसके बाद आप देख सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, जब कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पर आप देखोगे ये जो सर्कुलर पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ को हम लोग 2πr से दिखा सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, इसका परिधि हो गया, इसका सरकमफेरेंस हो गया। अब अपॉन टी यदि कर देंगे तो यहां पर वेलोसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कभी आपको वेलोसिटी आए तो 2πr अपॉन टी कर दो, आसानी से आ जाएगा। तो कुछ उदाहरण हम लोग देख सकते हैं सर्कुलर मोशन के। सबसे पहला मोशन ऑफ मून, मून जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वह भी क्या हो गया, एक सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक साइक्लिस्ट है सर्कुलर पाथ पर एक ही स्पीड से वह मूव कर रहा है, तो उसको भी हम लोग सर्कुलर मोशन या बोले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन एक बात ध्यान दो, बहुत ही आसानी से मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने वाला, बहुत आसानी से। तो न्यूमेरिकल देखते ही आपका बन जाएगा। तो उन न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो उसका डिस्क्रिप्शन जब मैं वीडियो बना लूंगा तो आपके वीडियो के नीचे में डाल दूंगा। तो जब वीडियो बन जाएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को देख सकते हो और फिर उससे आप पढ़ सकते हो न्यूमेरिकल्स को, जो कि बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। बहुत सारे चैप्टर्स भी मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। तो यदि आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उन सुझावों को भी हम अपने वीडियो में शामिल करेंगे।